हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, तो हमको तीसरे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी गुणनखंड विधि द्वारा? अभाज्य। मैंने बात उस दिन आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया था एचसीएफ ज्ञात करते समय हम अलग अलग संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो, 12 के गुणनखंड ज्ञात करें तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 के गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड 3 पंजे 15, 5 एकम 5। और 21 के ज्ञात करें हम तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये हमारे 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बताया था अलग अलग फैक्टर करते हैं, तो हमने तीनों के अलग अलग फैक्टर किए। इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन होंगे वो हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 3। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ज्ञात करें तो तीनों का साथ निकालेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 12, 15 और 21 का तीनों का साथ साथ ज्ञात करते हैं। तो हम इसको 3 से विभाजित करते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 7। फिर 2 से, 2 एकन 2, 5 7। 5 से, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब 7 से, 7 एकन 7, 7 एकन 7। तो हमारे एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन सबका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60 गुणा 7, 4 से 20। तो एलसीएम कितना आया बच्चों? 420। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात होगा। अब देखो, हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड में 17, 23 और 29 का हमको बच्चों एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 17 और 23 और 29 के अलग अलग फैक्टर करेंगे। तो 17 से विभाजित होगी, 17 एकन 17। 23 से विभाजित होगी, 23 एकन 23। 29 से विभाजित होगी, 29 एकन 29। तो 17 के फैक्टर क्या हुए? 17 गुणा 1। 23 के फैक्टर क्या हुए? 23 गुणा 1। 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 29 गुणा 1। तो तीनों में क्या कॉमन है? 1। तो हमारा एचसीएफ कितना आया? 1। अब बात करें एलसीएम की। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तीनों का साथ साथ फैक्टर निकालेंगे। तो ये किससे विभाजित होगी? 17 से। 17 एकन 17, 23 और 29 ऐसे के ऐसे ही होगा। फिर 23 से विभाजित करेंगे, 23 एकन 23, 29। फिर 29 से, 29 एकन 29, 29 एकन 29, एक 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 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम हुआ 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे तो एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। देखो बच्चों, जैसे हम छोटी क्लासों में निकालते थे एचसीएफ और एलसीएम, हमको उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालना है। यहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं है, हमें यहाँ पर भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तीनों का अलग अलग किया। तो जो इनमें कॉमन होता है फैक्टर वो हमारा होता है एचसीएफ। एलसीएम में तीनों का एक साथ निकालते हैं। तीनों को क्या निकालते हैं? एक साथ, 7 एकन 7। तो हमारा इन तीनों सब का गुणा कर देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा? एलसीएम। इसी प्रकार से इसके अलग अलग फैक्टर किए, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1। और ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा कितना आता है? 1। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तीनों का साथ साथ करना पड़ेगा। 17 से, एक बार 23 से, एक बार 29 से, एक 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 आ गया। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तीनों का गुणा कर दीजिए, जो उत्तर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो, हमें एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 ये हमको दिया है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है
कि हमारी दो संख्याएं 306 और 657, उनका एचसीएफ कितना है, 9 दिया है, और हमको एलसीएम 306 और 657 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि संख्याओं और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब जितनी संख्याएं, दो संख्या, उनका गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ के, उन दोनों के एचसीएफ के और उन दोनों के एलसीएम के गुणा के। दोबारा सुनिए कि दोनों संख्याओं का गुणा दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो हम इसी प्रकार से इसी कथन से हम इसको क्वेश्चन को एलसीएम को ज्ञात करेंगे। देखो संख्या क्या है हमारी, 306 और 657, इसका गुणनफल 306 और 657 का गुणनफल बराबर होगा 306 और 657 के एचसीएफ। अब एचसीएफ कितना है, 306 और 657 का कितना, 9। एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का कितना, 9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। हमको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम किसका, 306 का और 657 का। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम, एलसीएम ज्ञात करने के लिए 9 को क्या ले जाएंगे उधर, तो एलसीएम क्या 306 गुणा 657 बट्टे 9, ये 9 क्या आ जाएगा, इधर इधर गुणा कर रहा है तो इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, भाग। तो यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 306 और 657 का, 306 गुणा 657 बट्टे 9। तो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नंबर 27। 102 का और 219 का गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 22,338। तो हमारा एलसीएम कितना आया बच्चों, 306 और 657 का 22,338। इसका गुणा करके देख लेना, 102 और 219 का इतना ही आएगा। देखो दोबारा से सब बताते हैं, एचसीएफ 306 और 657 का 9 हमको दिया है और हमको पूछा है एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखो बच्चों मैंने बताया था यह एलसीएम संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब संख्या क्या है हमारी, 306 और 657, तो 306 गुणा 657 बराबर होगा इनके एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है, 9, और एलसीएम ही हमको ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 9 को क्या ले जाएंगे उधर, तो 9 आ गया इधर, तो 3 से 6, ये 3 से काटा 1 से 2 बार, ये 3 से काटा 3 बार, 3 से इसको विभाजित किया तो 219, 219 और 102 को गुणा किया तो कितना आएगा, 22,338। तो ये हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। तो हमको एलसीएम ही पूछा था। जो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कि किसी भी प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था क्या होती है, 1 से अनंत तक, कि किसी भी 1 से अनंत तक किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए जो ये संख्या है 6 की पावर n या 6 की पावर n, ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब है जैसे ये संख्या है 120, ये 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब है कि इकाई का अंक कितना है, 0। इसी प्रकार के n के कोई मान, n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या ले, क्या यह 0 पे समाप्त हो जाएगा। जैसे 6 की पावर 3, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, 6 की पावर 7, कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या यह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें पता लगाना है कि यह 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखो हमारी जो संख्या है वो क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n है। तो देखो हम अगर n का मान 1 ले तो 6 की पावर 1 का मान कितना होगा, 6 की पावर 2 का मान कितना होगा, 36, 6 की पावर 3 का मान कितना होगा, 216। अगर 6 की पावर 4 का मान निकालें, 6 की पावर 4 का मान निकालें तो वो कितना आएगा, 36 गुणा 36 करते हैं, 6 16 3, 6 18 3, 21 की 1 16 2। देखो बच्चों कितना आएगा, 36 गुणा 36 करते हैं, 6 16 3, 6 18 3, 21, 18 16 1 3 3 और 1 10, ये कितना आया बच्चों, 1296। तो हमको इससे क्या पता लगता है,
देखो 6 की पावर 1 करी तो कितना आया 6, 6 की पावर 2 करी तो कितना आया 36, 6 की पावर 3 करी तो कितना आया 216, 6 की पावर 4 करी तो कितना आया 12 से 96। इसमें भी इकाई का अंक 6, इसमें भी इकाई का अंक 6, इसमें भी इकाई का अंक 6 और इसमें भी इकाई का अंक 6। मतलब 6 की पावर कितनी भी रख लें हम, 5, 6, 7, हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 6। ये क्या पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या मतलब इकाई का अंक 0 आ सकता है? तो आपको क्या लगता है? तो हमेशा इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 6। 6 की घात कितनी भी लें हम, हमेशा इकाई का मान कितना आता है 6। इकाई का अंक कितना आता है 6। तो हमको क्या लिखना है, अतः अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या क्या है हमारी 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमें उत्तर में लिखना है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 की घात कितनी भी रखें हम, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 6 आता है। इसलिए यह हमारा क्या है, जांच कर ली हमने कि ये 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या से 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। थैंक यू।